नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय जैन है। मैं जैन ईएनटी हॉस्पिटल जयपुर में ईएनटी व एलर्जी स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो 25 से 30% लोगों को दुनिया भर में ग्रसित कर रखा है। इस बीमारी का नाम है एलर्जिक राइनाइटिस। यह ऐसी बीमारी है जिसका सही से लोग इलाज नहीं ले पा रहे हैं, सही से लोग डायग्नोसिस नहीं ले पा रहे हैं और सालों तक उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। एलर्जी क्या है, इसका हम पता कैसे करें, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके नुकसान का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। एलर्जी क्या चीज़ है? हमारे हवा में बहुत सारे नॉर्मल तौर पे धूल, मिट्टी, पराग कण मौजूद होते हैं जो एक सामान्य रूप में हमारे को अफेक्ट नहीं करते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर लोगों में, कुछ लोगों में इससे सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है उनके शरीर में, जिससे कि वह कण जब उनके नाक के रास्ते सिस्टम में जाते हैं तो उनको सिम्टम्स आने लगते हैं। एलर्जी के सिम्टम्स में हमारे पास मरीज़ लेके आता है कि डॉक्टर साहब मुझे छींकें आती हैं, पानी आता है, नाक में खुजली चलती है, नाक से सांस लेने में तकलीफ़ होती है, आँखों में खुजली होती है, आँखों में पानी आता है, आँखों में लालपन होता है, कभी कभी कान भारी भारी हो जाते हैं, गले में खराश होता है और फिर जाके कई लोगों को खांसी भी होने लगती है। तो हम कैसे पता करें मरीज़ को एलर्जी है या सामान्य कोल्ड है? सबसे पहले तो हमें मरीज़ों की एक फैमिली हिस्ट्री लेनी होती है। एलर्जी में देखा गया है कि इट रन्स इन फैमिलीज़, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। कुछ एलर्जिक मरीज़ों में माता पिता में, दादा दादी में, इवन उनके बच्चों में भी इस तरह के सिम्टम्स देखे गए हैं। सामान्य कोल्ड कभी कभार किसी को भी हो सकता है, बट एलर्जी सामान्य तरह 3 तरह की पाई गई है। पहला, जिसमें पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ही प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे पार्ट ऑफ द कंट्री में ये होती है मार्च, अप्रैल और दिवाली टाइम पे, क्योंकि यह पराग कण का फैलने का सीज़न होता है, पोलिनेशन सीज़न होता है। तो जैसे ही वो पोलन्स पेशेंट के सिम्टम्स सिस्टम में जाते हैं और उसको ये तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरह के एलर्जी के जो मरीज़ होते हैं वह पूरे साल उनको सिम्टम्स आते हैं, ज़्यादातर सुबह सुबह उठते ही। ये होते हैं डस्ट माइट की वजह से। डस्ट माइट हमारे चारों तरफ है, हमारे बिस्तर पे, तकिए की खोली पे, हमारे चादरों में, हमारे मैट्स में, सब जगह मौजूद होता है। ये भी पेशेंट के जब सिस्टम में जाता है तो उन पेशेंट्स में साल भर सिम्टम्स आते हैं। तीसरे तरह के एलर्जी के मरीज़ होते हैं जिसमें उसको साल भर प्रॉब्लम होती है, बट पर्टिकुलर कुछ सीज़न में वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये इस तरह के एलर्जी को बोलते हैं जिनको पोलन एलर्जी भी है, साथ में डस्ट माइट एलर्जी भी है। तो जैसे ही हमारे पास ये मरीज़ आता है, सबसे पहले हम मरीज के कुछ पर्टिकुलर हम टेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंडोस्कोप होता है जिससे हम उसके नाक में डाल के उसके नाक की म्यूकोज़ा को चेक करते हैं, उसमें कितना कंजेशन है, डिस्चार्ज है कि नहीं है, नाक के अंदर कोई पॉलिप्स तो नहीं बने हुए, नाक की हड्डी तो टेढ़ी नहीं हुई है, ये हम चेक करते हैं। हिस्ट्री लेने के साथ साथ कुछ मरीज़ों में हमें जब ज़रूरत होती है तो उसके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है एलर्जी का वह होता है स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट, जिसमें हम 100 से ज़्यादा चीज़ों के एक चीज़ों के मरीज़ के हाथ पे हम चेक करते हैं और जिन चीज़ों से उसको एलर्जी या सेंसिटिविटी आती है उसको पेशेंट की हिस्ट्री से कोरिलेट करते हैं और उसका आगे हम उसको ट्रीटमेंट बताते हैं। जो बच्चे होते हैं उसमें माँ बाप स्पेशली ध्यान दें। जो वो बच्चे हैं जिनको बार बार जुकाम हो रही है, जिनके बार बार कान में दर्द हो रहा है, रात को मुंह खोल के सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं और जिनके पेरेंट्स में भी एलर्जी की हिस्ट्री है, उसमें हम एक एक्सरे कराते हैं, एक्सरे नेजोफेरिंग्स लेटरल व्यू, जिससे हम पता लगाना चाहते हैं बच्चों के नाक के पीछे मांस तो नहीं बढ़ा हुआ एडिनॉइड्स का। तीसरा, हम कुछ मरीज़ों में जिसमें हमें पॉलिप्स दिखता है या हड्डी काफ़ी टेढ़ी दिखती है या नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी होता है, हम एक सीटी स्कैन पैरानेज़ल साइनसेस उन पेशेंट में कराना चाहते हैं। चौथा, हम कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें सीरम आईजी लेवल, जिससे हम एलर्जी के लेवल को हम चेक करते हैं। आगे जब हमें पता चल गया एलर्जी के लेवल का पता करने के बाद हम उसको आगे मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके डायग्नोसिस के बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट से पहले है बचाव के लिए हमें ये ध्यान रखना है, जैसे पर्टिकुलर जिसको डस्ट माइट एलर्जी है उसको हम बताते हैं कि अपनी चादर, तकिए की खोली हर 3-4 दिनों में गर्म पानी से डिटॉल में या कोई भी डिसइंफेक्टेंट डाल के धोए। अपने रूम के अंदर मैट्रेस, ऐसी चीज़ें जहाँ पे धूल मिट्टी के कण इकट्ठे हुए हैं अपने कमरे में ना रखे। जिस पानी से घर में मॉपिंग हो रही है, पूरे 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालें, जिससे कि डस्ट माइट हवा में जो है वो ज़मीन पे सेटल डाउन हो जाते हैं। बाहर कहीं धूल मिट्टी के एनवायरनमेंट पे जाएं तो मास्क लगाएं, मास्क का प्रयोग करें। अपने घर के चारों तरफ अगर कंस्ट्रक्शन का कुछ ऐसा कार्य चल रहा है तो पानी का स्प्रिंकलिंग करें। इस तरह के कुछ बचाव के माध्यम भी हम मरीजों को सबसे पहला ट्रीटमेंट जो हम बताते हैं वह होता है बचाव। उसके बाद होता है
मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ तरह की दवाइयाँ आती हैं, जैसे एंटी एलर्जिक मेडिकेशन, मॉन्टेलिक्वास, लीवोसिट्राजिन मरीज़ को दी जाती है। एक तरह का नेज़ल स्प्रे जिसमें फ्लूटिकाजोन नेज़ल स्प्रे होता है, जिसको हम मरीज़ को हम देते हैं। इसका भी एक प्रयोग करने का तरीका होता है कि राइट नाक में लेफ़्ट नाक में राइट नॉस्ट्रिल से, राइट नाक में लेफ़्ट हैंड से हम इसको यूज़ करते हैं, जिससे कि उसका प्रॉपर वे में जाए। और हम पेशेंट को नेज़ल सलाइन ड्यूशिंग भी सिखाते हैं, जिसका हम वीडियो एक अलग से बनाएंगे, हाउ टू वॉश योर नोज़। नेज़ल सलाइन वॉशिंग देखा गया है कि एलर्जी के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई है। फिर हम मरीज़ को बताते हैं एलर्जी का इलाज नहीं कराने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। एलर्जी का इलाज साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि एलर्जी सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी पाथवे से शुरू होती है। अपर रेस्पिरेटरी पाथवे से शुरू होकर नाक को पकड़ती है, छींकें, पानी, खुजली, आँखों में खुजली, आँखों में पानी। फिर वो कान नाक की यूस्टेशन ट्यूब को पकड़ती है, पेशेंट के कान में दर्द होने लगता है। कुछ प्रतिशत पेशेंट्स का कान के पर्दे में भी उससे नुकसान हो सकता है, जिसकी बाद में उसको सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। लंबे समय एलर्जी रखने से नाक के अंदर साइनसेस में पॉलिप्स वगैरह डेवलप होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, जिससे कि उस मरीज़ को आगे सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। और काफ़ी मरीज़ों में यह भी देखा गया है, जब सालों एलर्जी की मरीज़ इलाज नहीं ले, ढंग से उसका डायग्नोसिस नहीं हो, तो उसमें देखा गया है कि उसको दमा होने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। जिसके परिवार में ऐसे सिम्टम्स चल रहे हैं, उनको जाके अपना एक एलर्जी स्पेशलिस्ट से एलर्जी टेस्ट करा के और उसका आगे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हम अब आएंगे इसके इलाज पे। इलाज में हम मरीज को जैसे कि हमने बताया, हमने उसका एलर्जी टेस्ट किया, उस एलर्जी टेस्ट की रिपोर्ट को मरीज़ की हिस्ट्री से कोरिलेट करके हम उसको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन हर तरह की इसी तरह काम करती है। वैक्सीनेशन में वही चीज़, जिस चीज़ से मरीज़ को एलर्जी आती है, वो बहुत ही कम मात्रा में दी जाती है और फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, जिससे कि एक टाइम के बाद वो चीज़ें उस मरीज़ को सिम्टम्स ना दें। तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट, हमने बताया है कि कई मरीज़ों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। नाक की हड्डी की भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, साइनस में मवाद पड़ती है तो साइनस की भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगर सही समय पे पेशेंट बचाव रखे, एलर्जी का इलाज ले, एलर्जी की वैक्सीनेशन ले, तो वो यह सब चीज़ें, यह सारी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करा जा सकता है उसको। ये हमारा आज का टॉपिक था। आगे वाले फ्यूचर में हमें नेज़ल वॉशिंग का, एडिनॉइड्स पे, नेज़ल सर्जरी पे हम आगे वाले वीडियोज़ में ये सारे टॉपिक डालने वाले हैं।